और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है। यूक्रेन ने रूस के भीतर करीब 900 किलोमीटर दूर तक हमला करने का दावा किया है। समारा के औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक समारा के प्रोग्रेस सेंटर पर अटैक किया गया। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने अलग अलग इलाकों में 598 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। यानी एक तरफ यूक्रेन रूस के भीतर गहराई तक हमले बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेनी ठिकानों और बंदरगाहों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब डीप स्ट्राइक के नए दौर में पहुंच गया है? क्या लंबी दूरी के हमले युद्ध की दिशा और रणनीति बदल रहे हैं? क्या रूस के सैन्य और औद्योगिक ठिकाने अब यूक्रेन के नए टारगेट बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन बढ़ते हमलों के बीच शांति की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नजर आ रही है? रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। समारा क्षेत्र में यूक्रेन का बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन ने समारा के प्रोग्रेस सेंटर को निशाना बनाया। रूस का दावा है 19 क्षेत्रों में 598 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ बड़ा मिसाइल हमला समारा क्षेत्र में यूक्रेन ने समारा के प्रोग्रेस सेंटर को निशाना बनाया। वहीं रूस ने भी दावा कर दिया है 19 क्षेत्रों में 598 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं रूस की तरफ से। तो लगातार दोनों ही देशों के बीच फिलहाल तनाव की स्थिति बरकरार। समारा क्षेत्र में यूक्रेन का बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। लगातार ये अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो रूस पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है, बड़ी जानकारी मिल रही है। मिसाइल अटैक लगातार किए जा रहे हैं। रॉकेट प्लांट में आग लगी है। बताया जा रहा है कि समारा में आरकेसी प्रोग्रेस रॉकेट प्लांट पर अटैक हुआ है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से अटैक किया है। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर जिताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार, और कुछ देर में जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिंह, पहले आपका रुख कर लेते हैं। अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, जिसमें रूस पर यूक्रेन ने ये जो अटैक किया है, जैसे ये कहा भी है रूस ने कि हमने इंटरसेप्ट किया है, कई ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं यूक्रेन के। बहरहाल कुल मिलाकर आप स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कहीं कोई गुंजाइश शांति की यहाँ पर नजर आती है, या फिर ऐसा लग रहा है कि तनाव पहले से कहीं ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है? जी, गुड मॉर्निंग मोनिका जी। देखिए, तनाव निश्चित रूप से बढ़ चुका है, और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि अब दोनों तरफ से, खास करके यूक्रेन की तरफ से, जो रसिया के अंदर 2000 किलोमीटर अंदर जाके मार करने की क्षमता जो उसने डेवलप कर ली है, और कई ऐसे रूस के सैन्य और औद्योगिक की ही नहीं, उसके ऊर्जा के ठिकानों पे भी बहुत ही सटीक हमले किए हैं यूक्रेन ने। इससे जो कहते हैं कि एक वॉर इकोनॉमी को फंड करने का जो सोर्स है, जो खास करके तेल और गैस के जो ठिकाने हैं रूस के अंदर और बहुत अंदर तक, उसको वो बर्बाद कर रहा है। सप्लाई चेन जो रूस का है उसको वो तोड़ने में सफल रहा है। उससे एक तरफ देखिए, जो भी तेल और गैस रूस बेच पाता था उस पे लगाम लगी है। दूसरी तरफ वो अब अपने ही सप्लाई, जो कह लीजिए उसके स्टोरेज ठिकाने पे, जिस तरह से यूक्रेन ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से घातक हमले किए हैं, तो अब उसका सप्लाई चेन भी बिखर रहा है। तो इससे दिख रहा है कि यूक्रेन की क्षमता अब पहले से बेहतर हुई है। एक तरफ ड्रोन का उसने बहुत ही हाईली स्किल्ड कह लीजिए अटैक किए हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन का अटैक उसका बढ़ा है। दूसरी तरफ मिसाइल की क्षमता भी उसने बढ़ाई है। अब इसमें ये आ रहा है कि बिना अमेरिका के सपोर्ट के तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली अब रूस ने, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, रूस ने, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका तुर्की के रास्ते, तुर्की में जो अमेरिका ने अपने हथियारों को, खास करके मिसाइल और ड्रोन को जो वहां भंडारण करके रखा हुआ है तुर्की में, वो वहां से यूक्रेन को, कीव को देने की बात है। तो रूस को इसकी भनक लगी है, और उसने अमेरिका और
तुर्की दोनों से ये डिमांड किया है, एक्सप्लेनेशन मांगा है कि भाई आप अगर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम इस पे एक्शन लेंगे। तो इससे वॉर और बढ़ता ही दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो रूस के अंदर सप्लाई चेन जो उसके खास करके ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उसके जो सैन्य ठिकाने उस पे अटैक, और तीसरा उसके जो औद्योगिक ठिकाने हैं रूस के, उस पे अटैक करने से सप्लाई चेन टूटा है, भंडारण क्षमता उसकी घटी है। इसीलिए देखिए बीच में ऐसी भी खबरें आई कि भारत से उसने तेल लेने की गुहार लगाई थी। तो ये दिखाता है कि चाहे वो क्रीमिया हो, चाहे ये रूस के साइबेरिया तक का इलाका, वहां भी अटैक कर रहा है यूक्रेन, और उससे निश्चित रूप से रशिया की जो आर्थिक तबाही भी बढ़ी है और उसका जो वॉर फंडिंग है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग रहा है। लेकिन इससे यूक्रेन तो बच नहीं सकता। यूक्रेन का चूंकि एरिया ज्योग्राफिकली कंपैरेटिवली छोटा है, तो रूस आसानी से यूक्रेन के अलग अलग जगहों पे बहुत ज्यादा बमबारी उसने की है। इसमें मुझे नहीं दिख रहा है कि वॉर फिलहाल रुकता हुआ कहीं किसी भी तरह से दिख रहा है। जी, जी हमारे साथ देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अभी मैं डॉक्टर सिंह से यही पूछ रही थी कि रूस यूक्रेन के बीच जिस तरीके से एस्केलेशन बढ़ रहा है, लग रहा है कि कहीं कोई शांति की गुंजाइश है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? एकाएक यूक्रेन इतना ज्यादा अग्रेसिव, यानी कि कहीं ना कहीं यूक्रेन भी इस मोड में आ चुका है कि अब उसे भी शांति नहीं चाहिए? हाँ, यूक्रेन जो है इस युद्ध को लगातार लड़ रहा है और आगे बढ़ा रहा है। किसकी शह पर? अमेरिका की शह पर। और अमेरिका को बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि इस युद्ध के तहत वो रूस को, जो कि पहले से ही 1992 जब सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, तो अब इस युद्ध के जरिए लगातार एक ब्लीडिंग प्रोसेस करके अमेरिका रशिया को और ज्यादा कमजोर करने का जो अपना तमन्ना थी उसको पूरा कर रहा है। रूस जो है इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ है कि उसका ध्यान और किसी तरफ जा ही नहीं पा रहा। रूस ना ईरान की तरफ ध्यान दे पा रहा है, रूस ना उत्तर कोरिया की तरफ ध्यान दे पा रहा है। रूस अभी पश्चिम एशिया में भी मोरलेस अमेरिका को और इजराइल को पूरी छूट देने में विवश है। रूस अपना ध्यान सीरिया की तरफ नहीं दे पा रहा है। तो अमेरिका ना सिर्फ रूस को फौजी तौर पर कमजोर कर रहा है, वरन जो रूस का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था उसको भी दुनिया से और खासतौर से पश्चिम एशिया से कम करने पर खत्म हो गया है। रशिया का सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये आ रही है रशिया के ऊपर कि इतने लंबे युद्ध के दौरान उसकी जो एक्सपोर्ट क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। कच्चे तेल और गैस का जो एक्सपोर्ट है उस पर लगातार अमेरिका अड़ंगे डाल रहा है। रूस बड़ी तादाद में कच्चा तेल और गैस यूरोप के देशों को एक्सपोर्ट करता था, उसको कमोबेश अमेरिका के दबाव में अब यूरोप के देश बंद कर चुके हैं। तो रशिया की इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को और बढ़ाना ही अमेरिका का मकसद है। और यूक्रेन एक विलिंग यानी जानबूझ के तैयार सैक्रिफिशियल गोट यानी बलि का बकरा मिल गया है अमेरिका को। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं यही सवाल जो है पूछना भी चाह रही थी कि इन सब के बीच अमेरिका की जो नीयत है हम सभी जानते हैं कि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब इंगेज रहें और उसका जो फायदा है वो होता रहे। अब इन सब के बीच यूक्रेन की क्या स्थिति नजर आती है? रशिया को जाहिर है इंगेज किया हुआ है अमेरिका ने, और उसके पीछे एक रीजन मिडिल ईस्ट भी कहीं ना कहीं है। सो यूक्रेन, क्या लगता है, क्या यूक्रेन इस बात को समझ नहीं रहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, या फिर वो भी खुद कहीं ना कहीं उस जुगत में है कि उसे रूस के सामने ये बताना है कि उसका वर्चस्व जो है वो ज्यादा है? सही बात है कि जिस तरह से जेलेंस्की का जो एक अप्रोच रहा है वो प्रो वेस्टर्न रहा है और प्रो अमेरिकन रहा है, और उसी के कारण जो है एक कॉन्सेंसस नॉर्मली वहाँ पे बना के रखा है कि एंटी रशिया जो रखा है वो लगता है कि समहाउ सक्सेसफुल रहा है। और हालांकि वो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को भी हटाया था उसको लेकर के, वो यूक्रेन में जो आक्रोश था कि आपने स्ट्रेटजिक वे में बहुत अच्छा वो काम कर रहे थे लेकिन एकाएक आपने क्यों हटा के दिया। लेकिन उसको वैसा लग रहा है कि एक लीडरशिप को लेकर के उनको कुछ डर हुआ होगा, इसलिए वो इस तरह के एक्शंस किया था।
और जहाँ तक हाईली डिपेंडेंट है वो यूरोपियन नेशन पे, यूरोपियन नेशन किसी न किसी रूप में रशिया को इंगेज रखना चाहता है, ताकि जो है उनका एक बॉर्डर एरिया पड़ जाता है। कुछ रशियन, कुछ जर्मन लोगों से भी बात हुई थी, तो वो उनका जर्मनी और रशिया में ऑलरेडी वो एक एडवर्स रिलेशनशिप रहा है और कभी वो रशिया को पनपने नहीं देना चाहता है। तो एक यूरोपियन नेशन का जो स्टैंड रहा है, और हालांकि इस बार जो सेकेंड टर्म में जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनका सबसे प्राथमिकता यही था कि अब युद्ध को कहीं भी होगा वहाँ खत्म करेंगे। लेकिन ट्रंप का हालांकि एफर्ट्स भी 2-3 बार हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किसी न किसी रूप से रशिया को इंगेज करना चाह रहे थे कि टॉक में, कि किसी न किसी रूप से जो है वार्ता हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जिस तरह से ईरान में फंसा हुआ है, और अभी सिर्फ ईरान में किसी न किसी रूप से एडवांटेज चाहता है, इसलिए शायद तर वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। हालांकि वार्ता जितना पहले अमेरिकन राष्ट्रपति से ज़ेलेंस्की का होता था, हम लोग उतना पब्लिक वे में अब नहीं देखते हैं। ट्रम्प भी उतना को इस जी। तरह का सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यूरोपियन नेशन अभी भी जो है, किसी नाटो नेशन जो है अभी भी जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग इस तरह का कंटिन्यूटी में जो वार देख रहे हैं अगेंस्ट रशिया, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब चूंकि किसी न किसी रूप में यूरोपियन हो, अमेरिकन, वो चाह रहा है कि रशिया को इंगेज करे, ताकि एक पावर रशिया है ही, और रशिया का जो बॉर्डर एरिया वाला जो कंट्रीज होता है, वो रशिया का ये शुरू से ही रहा है कि उनको किसी न किसी रूप से अपने तरफ लाया जाए। वहीं अमेरिका का ये रहता है कि वो अपने ग्रुप में लाया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि शांति वार्ता दोनों देशों के बीच में होगी, जिस तरह से जिस यूरोपियन तरीके नेशन का और रुख भी अमेरिका इनका है। बना हुआ है। जी। मैं लौट रही हूं मनोज जी, रूस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। मिसाइल अटैक में रॉकेट प्लांट में आग लगी है। समारा में आरकेसी प्रोग्रेस रॉकेट प्लांट पर यह अटैक हुआ है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। रूस के मिलिट्री और स्पेस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। रूस के मिलिट्री और स्पेस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर सिंह, जिस तरीके के अटैक्स हम देख रहे हैं जो यूक्रेन अब रशिया पर कर रहा है, और जिन जिन जगहों को उसके द्वारा चिन्हित किया गया, इससे क्या नजर आता है? किस तरफ ज्यादा चोट देने की कोशिश की जा रही है रशिया को? देखिए, जो समारा में अटैक हुआ है, रॉस कॉस्मोस जो रूस की एक कह लीजिए स्पेस एजेंसी है, उसका ये केंद्र है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक बहुत बड़ा रूस का सेंटर है, और ये यूक्रेन के बॉर्डर से 900 किलोमीटर अंदर है। वहां जाके इतनी बड़ी क्षति यूक्रेन द्वारा करना, ये दिखाता है कि उसका जो औद्योगिक एक तरह से कह लीजिए रूस का जो प्रोडक्शन है उसको क्षति पहुंचाना। और इसके अलावा यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके जो सैन्य ठिकाने हैं या सैन्य प्रोडक्शन सेंटर है उसको टारगेट किया जाए, और उसके जो कह लीजिए ऊर्जा के ठिकाने हैं जहां से इसका ऊर्जा का सप्लाई होता है या भंडारण होता है, उसको भी यूक्रेन अटैक बार बार करता रहा है। मुझे लगता है कि एक खास रणनीति के तहत यूक्रेन इस तरह के अटैक कर रहा है, और ऑब्वियस है कि चूंकि उसके पास इंटरसेप्टर है, जैसे बार बार खबरें आई हैं मोनिका जी की उसके पास पैट्रियोट इंटरसेप्टर नहीं है, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से उस पे रूस भी बहुत ही घातक आक्रमण कर रहा है। और इसमें अल्टीमेटली सिविलियन जो है, आम नागरिकों की एक तरह से बदहाली हुई है, और उनकी मृत्यु भी काफी कैजुअलिटी रही है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका और यूरोप का जो सह है यूक्रेन पे, वो राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसके लिए ज्यादा भड़काता है और उनको एक तरह से इनेबल भी कर रहा है। अदरवाइज जेलेंस्की या यूक्रेन की इतनी क्षमता तो नहीं है कि वो रूस से इतने बड़े पैमाने पे, और पिछले 4-4.5 साल होने चले लगातार ये युद्ध करे। इसमें निश्चित रूप से नेटो का भी जो रोल है वो भी अपनी जगह है, लेकिन रूस इससे हार मानने वाला नहीं है। रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो चुन चुन के, इसलिए देखिए अभी तुर्की से जैसे ही खबर आई कि तुर्की में जो अमेरिका का वेपन्स है वो सप्लाई होने की बात है कीव को,
तो उसने तुर्की से भी विरोध जताया है और अमेरिका से भी उसने स्पष्टीकरण मांगा है कि आप क्यों सप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली अमेरिका तो जो एक टालमटोल की नीति है राष्ट्रपति ट्रंप की, वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से रूस को इंगेज रखा जाए सो दैट कि वो यूक्रेन में उलझा रहे और ईरान की तरफ उसका ध्यान ना हो। दूसरी तरफ उसके राष्ट्रपति ट्रंप के जो अपने तेल के मार्केट को बढ़ाना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।